हेलो दोस्तों, बीएड प्रथम वर्ष के सेमेस्टर 1 के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल के वो पढ़ते हैं, जिसमें से एक शिक्षण कौशल है सूक्ष्म शिक्षण। और आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिक्षण की बहुत सारी विधियां होती हैं, उनमें से एक टॉपिक आता है जिनको स्कूल में जिनको कॉलेज द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ा जानेंगे और किस प्रकार से उसकी विभिन्न प्रकार के कौशल को किया जाता है। उसमें से एक कौशल आज करके भी देखेंगे कैसे किया जाता है, उनका कैसे तैयार किया करने की क्या विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शिक्षण के कौशल क्या होते हैं। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार की शिक्षण की विधियां आती हैं, जिनमें से एक है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, एक विधि क्या है? माइक्रो टीचिंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बहुत कम समय में किसी विषय को थोड़े समय में ही पढ़ा देना, इसी को माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण मतलब कोई थोड़ी चीज़ में मैक्सिमम इसमें 5 से 7 मिनट का टाइम होता है, पढ़ाया जाता है। तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण को प्रतिपादित किया गया था, इसका सिद्धांत कहाँ से आया था। तो इसको सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1961 में, इनका नाम था डी एलन, इनके द्वारा किया गया था। सबसे पहले इन्होंने ही एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको किया गया, इनके द्वारा किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि 1961 में इस सिद्धांत को पहले लाया गया था माइक्रो टीचिंग का। इसमें थोड़ी समय के लिए किसी विशेष टॉपिक को पढ़ाया जाता है, और जो डी एलन थे, है ना, इनके द्वारा इन्होंने सबसे पहले इसको लाया था। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाना शुरू किया गया था, ये इस पे रिसर्च किए थे। ठीक है, इनके साथ इनके 2 सहयोगी भी थे, जिनका नाम था एचिसन और दूसरे थे ब्रूस। इनके 2 सहयोगी थे, एचिसन और ब्रूस। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ये अमेरिका में है, यूएसए में है ये। और इसके बारे में जब भारत में पढ़ाई चर्चा हुई तो भारत में इसको लाने वाले 2 व्यक्ति थे, वी.के. पासी थे और शाह द्वारा इसको भारत में लाया गया था। ठीक है, अब इसके सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उनके बारे में जान लेते हैं। ये तो हम लोग जाने कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया। अब इस जानकारी के बाद किस प्रकार से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध जो कॉलेज होते हैं या महात्मा गांधी या और भी अन्य यूनिवर्सिटी में जो इसके लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है ना, क्रियाविधि कराई जाती है फाइल बना के, तो किस प्रकार करते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इनको जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक साइकिल द्वारा चलता है, एक क्रम से चलता जाता है। ठीक है, वो क्रम क्या है ये सब कुछ समझना आवश्यक है। क्या क्रम होता है, जैसे ये यहाँ पे अगर मैंने बनाया हुआ है, प्लान को क्या कहते हैं? सबसे पहले प्लानिंग करना। प्लानिंग करने का मतलब होता है योजना बनाना। तो सबसे पहले योजना बनाते हैं, फिर इसको शिक्षण में करते हैं, इसका शिक्षण करते हैं, और शिक्षण के अनुसार प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक मिलता है। शिक्षण आपने कर लिया, अब इसका पृष्ठपोषण किया जाएगा। पृष्ठपोषण के बाद अगर इसमें कोई कमियां रह जाती हैं तो पुनर्योजना बनाते हैं। दोबारा से फिर से आपको योजना बनानी पड़ती है, और पुनर्योजना के बाद फिर से आप शिक्षण करेंगे, और शिक्षण के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा, पृष्ठपोषण मिलेगा, पृष्ठपोषण। और ये क्रिया प्रतिक्रिया ये लगातार चलती रहती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, ये सूक्ष्म शिक्षण का साइकिल है। सूक्ष्म शिक्षण का इसी प्रकार से करते हैं। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है और कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनानी चाहिए, किस प्रकार से प्रैक्टिकल करना चाहिए। इस योजनाओं में कई प्रकार के स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें विभिन्न प्रकार के चरणों में, विभिन्न प्रकार के सोपानों में इनको किया जाता है। और इसमें क्या होता है
कि इसमें सबसे पहले कि आपको लेसन प्लान बनाना होता है। लेसन प्लान क्या होता है कि जो भी पढ़ाना है आपको उसकी प्लानिंग कर लीजिए सबसे पहले, और उसमें विभिन्न प्रकार के चरण आते हैं, जिसमें पहला चरण ये होता है कि पहले आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, ठीक है, और उसके बाद फिर जो छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका होती है उसका नाम, ये सब चीज़ें उसमें डाला जाता है। इसके बाद कौन सा क्लास को पढ़ा रहे हैं, किस अवधि, कितने अवधि के लिए पढ़ा रहे हैं, तो अवधि तो 5-7 मिनट मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा किस कालांश में, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होती हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सारी चीज़ें डालनी होती हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इतने प्रकार की चीज़ें आपको करनी होती हैं। ये करने के बाद जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, आपके जो सहपाठी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो प्रतिक्रिया देने क्या, जैसे वो ऑब्जर्वर की भूमिका में रोल अदा करते हैं, और बारी बारी से सबको ये करना होता है, और उन कमियों को दूर करके फिर से पुनर्योजना करके दोबारा से आपको शिक्षण करना पड़ेगा, और उस शिक्षण करने के बाद फिर पृष्ठ पोषण होगा, योजना बनाई जाएगी, फिर से आपको योजना बना के फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आपको ठीक से न आ जाए। विभिन्न प्रकार के इसमें चरण होते हैं, जिसमें प्रस्तावना चरण अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक समझेंगे, लेकिन 6-8 बातें होती हैं, इनका ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बालकों को उनको पूर्व ज्ञान, पहले से ही किसी प्रकार का ज्ञान हो, जैसे सबको पता है मिट्टी, धरती, जोड़ना, घटाना, इस टाइप की चीज़ें जो बच्चे को जिस क्लास का होगा उस हिसाब से उसको सामान्य जानकारी होती है, उस ज्ञान पे आधारित ही प्रश्नों का चुनाव करना होता है, और इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। प्रस्तावना कौशल का मैंने छोटा सा फॉर्मेट बना लिया है, इस फॉर्मेट के अंतर्गत ही आपको पढ़ाना होता है। ये देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि विद्यालय का नाम लिख लेते हैं, और विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ाना चाहें किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपना छात्राध्यापिका या छात्रा अध्यापक, अब किसी का भी छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक अपना नाम लिख दीजिए, और उसके बाद किस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास का नाम, उसके बाद कौन सा विषय पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय का नाम। प्रकरण वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकरण वाले हिस्से को आपको प्रश्नों के जरिए इसको निकालना होता है, प्रस्तावना का यही कंडीशन है, ठीक है। और दिनांक, कालांश, दिनांक जानते हैं, तारीख डाल दीजिए और जो भी डेट हो, और कालांश में कौन सा पीरियड में पढ़ा रहे हैं, कौन सा चौथा पीरियड है, पहली घंटी दूसरी घंटी होती है ना, सबको पता है ना, बनारसियों को तो पता ही है ना, घंटी हम लोग कहते हैं, ठीक। और उसके बाद अगला है अवधि। अवधि का मतलब होता है कौन से कितने समय के लिए, तो समय के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, 5 से 7 मिनट के अंतर्गत इसको कर लिया जाता है। अब इसका छोटा सा फॉर्मेट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण जो इसका ट्रेनिंग होता है, इसमें केयर इस बात पे करना चाहिए कि जो भी प्रश्न बनाएं वो एक दूसरे पे आधारित होने चाहिए, क्रमवार तरीके से होने चाहिए, बच्चों द्वारा भी प्रतिपुष्टि आएगा, और आपको भी उनका आंसर अगर सही आए तो आपको भी उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए हमेशा। इसी आधार पे ये 3 मेन बेसिस है। दूसरी बात, आपको कम से कम बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक और बात समस्या आती है कि जब भी गणित वाला कोई छात्र अध्यापक होता है या अध्यापिका होती है तो उसको पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन मैंने बात किया था तो टीचर्स ने बताया कि पूरी तरह से अनुमति दे दी जाती है कि आप बोर्ड का भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं गणित के लिए। जैसे ट्रायंगल आप पढ़ा रहे हैं तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तभी तो किसी बारे में बताएं पाएंगे, और मान लीजिए सर्किल पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी कुछ चाहिए। इस प्रकार से किसी भी टॉपिक में जहाँ पे मैथ्स वाला हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अलाउड रहता है, जबकि जिस पे बोर्ड पे प्रयोग करना होता है उसमें क्या होता है कि सैमपट कौशल के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें पूरी तरह से आपको सैमपट पे ही पढ़ाना होता है। इसमें आपको प्रश्न उठाने के लिए थोड़ा बहुत आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक तरफ टेबल बना लिया है, इधर अध्यापक प्रश्न करेगा और इधर छात्र जवाब देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं कि कैसे प्रश्न को पूछा जाता है, क्रमवार तरीके से एक दूसरे पे आधारित प्रश्न कैसे बनाते हैं, और यहाँ से प्रकरण निकाल के किस प्रकार से अपना टॉपिक बना के बताते हैं, और यहीं पे आपका प्रस्तावना खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आसान सा एक प्रश्न पूछा आपसे कि बताइए कि 10 में 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, ठीक है। 10 में 10 जोड़ेंगे तो छात्रों का उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे 20, और इसी संख्या को मान लीजिए 3 बार मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 3 बार जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसी क्रम को अगर हम लोग
क्या करें कि 10 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 से, तो इसी चीज़ यही आंसर आएगा। यही प्रश्न पूछा जाए कि बताइए बच्चों कि अगर 10 को 3 बार जोड़ा जाएगा तो क्या आंसर आएगा, तो सारे बच्चे बताएंगे कि 30 आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं बता पाएगा, कुछ बच्चे गलत बताएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। ठीक, दूसरी बात, दूसरा प्रश्न आप उठाएंगे कि बताइए अच्छा 30 को प्राप्त करने के लिए 10 में क्या कर दिया जाए कि 30 आ जाए, या किस प्रकार से 30 लाया जा सकता है। 10 में 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 10 में 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस प्रकार आपको उसमें बनाना है, मैं समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। और एक थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड का, थोड़ा बहुत। और ध्यान रखिएगा कि विदिन 5 मिनट में होना चाहिए, कम से कम 5 मिनट तो आपको पढ़ाना ही चाहिए। अब ये 30 आ गया। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या रहेगा कि अगर 30 को क्या करें, ऐसे ही दूसरी संख्याओं को अगर गुणा करके लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करके लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1000, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, मल्टीपल गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग बोलेंगे हाँ सर, लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करके बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखा जा सकता है। इन्हीं मल्टीप्लाई की गई संख्याओं को, जैसे 1000 मैंने बोला, इसी 1000 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 गुणा 10 गुणा 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को हम लोग 10 की घात 3 में भी बता के लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों का यहाँ से टॉपिक आ गया कि किसी भी संख्या के मल्टीपल को जब घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। यहाँ से हमारा प्रकरण वाला जो टॉपिक था ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे प्रकरण में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रकरण में लिख देंगे घातांक। घातांक का ही मैंने टॉपिक लिया था और घातांक को ही इस प्रकार से डिनोट करके आप पहली प्रक्रिया, प्रस्तावना वाली प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और बहुत आसान किसी भी सब्जेक्ट में आप बना सकते हैं। आसान टॉपिक्स पे कोई भी 3 से 4 क्वेश्चन आप उठा के इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं और आगे वाले हिस्से में, मतलब आगे वाले पार्ट्स में इसके आगे वाले जो कौशल हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। भावना के बाद आएगा व्याख्यान कौशल और व्याख्यान कौशल के बाद आता है आपका उद्दीपन और बहुत सारे कौशल हैं। तो विभिन्न प्रकार के कौशलों को हम लोग क्रमवार तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।